और मेड इन इंडिया के इस हिस्से में बात करेंगे अक्षय सिंघल से। अक्षय फाउंडर और सीईओ हैं लॉग9 मटेरियल्स के। आईआईटी रुड़की से ये पास हुए और कई खिताब इनके नाम पर यहाँ पर हैं। और चलिए अक्षय से जान लेते हैं लॉग9 की शुरुआत किस मकसद के साथ की गई थी। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यकीन मानिए, जब मैं आपकी वेबसाइट देख रही थी तो एक बात तो साफ है कि आप भी उन युवाओं में से एक हैं जिसने बिजनेस की शुरुआत कहीं ना कहीं इस थॉट प्रोसेस के साथ की कि देखिए बदलाव जरूरत है, क्लाइमेट चेंज हमें करने की जरूरत है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया आपने टेक्नोलॉजी की मदद से। मुझे बताइए लॉग9 का मकसद क्या था? तो शुरुआत इस तरह से हुई थी कि जब भी मैं अपने कॉलेज में सभी जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको देखता था, तो हमेशा एस्पिरेशन जो था वो इसके अराउंड था कि कैसे हम जाके यूएस में या कहीं और किसी और कंट्री में जाके वहाँ पे रिसर्च करें और वहाँ पे प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी बनाएं। जबकि मैं देखता था कि रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो बस एक पूरा एक ओपिनियन बना हुआ है कि हम यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर ही नहीं सकते और हमें हमेशा दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजी प्रोक्योर करने के लिए। सो वही माइंडसेट को ब्रेक करने के लिए वहीं पे एक लोकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का एग्जाम्पल सेट करने के लिए लॉग9 की शुरुआत हुई थी। अक्षय, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि लॉग9 जो है वो जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, एक वंडर मटेरियल है ग्राफीन, जो कि आप जैसे टेक्निकल लोग जो हैं, जो इस बिजनेस में हैं, वो समझ पाते होंगे। लेकिन आम भाषा में अगर मैं दर्शकों को समझाना चाहूँ कि ये कंपनी है जो ग्राफीन का इस्तेमाल करती है, एक वंडर मटीरियल है, उसके बारे में अगर हमें बता सके तो लॉग9 की शुरुआत हुई थी ग्राफीन और अदर जो कार्बन नैनो मटेरियल्स हैं उनको डेवलप करना, उनको ऑप्टिमाइज करना और उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्केल करने के लिए। बट ओवर द टाइम हमने उस कॉम्पिटेंसी को यूज करते हुए हम प्रोडक्ट्स में गए कि खाली मटेरियल बनाना जरूरी नहीं है। मटेरियल को यूज करके जो हमारी इंडियन रिक्वायरमेंट्स के लिए चीजें चाहिए हमें, जैसे कि अच्छी बैटरीज चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे हम इंडिया को टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स में सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। तो जो ग्राफीन है वो एक तरह का नैनो मटेरियल है जो कि ग्रेफाइट से डिराइव होता है, बट वो एक एनेबलर है, वो अपने आप में एक प्रोडक्ट नहीं है। उसको यूज करके हम जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वो एक जनरल कस्टमर के लिए, एक जनरल नॉर्मल आम आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम उन बैटरीज तक पहुंच सकते हैं, वह कैसे हम वो बैटरी बना सकते हैं जो कि इंडिया के टेम्परेचर, इंडिया के टाइप्स ऑफ व्हीकल, जैसे फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जैसे जो व्हीकल हैं वो इंडिया की तरफ से एक बड़ा यूनिक काइंड ऑफ व्हीकल प्लेटफॉर्म है। हम सबसे ज्यादा 2 व्हीलर 3 व्हीलर बनाते भी हैं और सबसे ज्यादा 2 व्हीलर 3 व्हीलर यूज भी करते हैं हिंदुस्तान में, जो कि कहीं और इतने स्केल पे नहीं होता है पूरे वर्ल्ड में। तो इन व्हीकल प्लेटफॉर्म्स के लिए साथ में जैसे हमारे यहाँ बहुत हॉट टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, उस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ क्या हम ऐसी बैटरीज इंडिया में लोकली डेवलप कर सकते हैं जो कि यहाँ पे कारगर रहे और इन प्लेटफॉर्म को सफाइज कर सकते हैं। तो इस पूरे मिशन पे लॉग9 लगा हुआ है, जिसमें हमारी जो इनिशियल 2-3 साल की मेहनत है ग्राफीन और कार्बन नैनो मटेरियल्स के अगेंस्ट, वो हमें हेल्प करती है ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करने के लिए। तो अक्षय, क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि ये सस्टेनेबल इनोवेशन है जो आने वाले दिनों में जिस दिशा में भारत तेजी से आगे कदम बढ़ाना चाहता है, COP26 में प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, क्या उस दिशा में बढ़ता हुआ ये एक ऐसा कदम है जो एक तरह से पॉकेट फ्रेंडली भी रहने वाला है और एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली रहने वाला है? जी बिल्कुल। दी पॉइंट इज कि जैसे कि अगर हम अनाउंसमेंट्स की बात करें, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने COP26 में बोला कि हम 100 गीगावाट से 500 गीगावाट तक अपना सोलर प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन स्केल करना चाहते हैं, हम अपने ओवरऑल कार्बन एमिशंस मोर देन 50% रिड्यूस करना चाहते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा इंटेंट है, लेकिन अगर हम वो सब करने का जो प्रयास है वो बोरो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे या बाहर से टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा एक चैलेंज रहेगा, हमेशा एक डिपेंडेबिलिटी रहेगी और हम कभी भी सेल्फ रिलायंट नहीं बन पाएंगे और स्केल करना भी उतना प्रॉब्लमेटिक होता चला जाएगा। बिकॉज अगर हम अपने इंपोर्ट्स उस लेवल तक बढ़ाते चले जाएंगे तो रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी, हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज
पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आज की डेट में करीब $60 बिलियन का, या फिर अगर कहें तो करीब 4 लाख करोड़ का ट्रेड डेफिसिट है हमारा 3.5-4 लाख करोड़ का चाइना के साथ। अगर जितनी हमारी प्रोजेक्शन है कि इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश में 2030 2040 तक हम डिप्लॉय करेंगे, अगर हम उसकी तरफ देखें तो ये 4 लाख करोड़ का ट्रेड डेफिसिट 8 लाख करोड़ का ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। तो क्या हम वो एफोर्ड कर सकते हैं? वो हम बिल्कुल एफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां हमारा इंटेंशन है कि हम क्लाइमेट चेंज की तरफ काम करें, हम अपना कार्बन एमिशंस कम करें, रिन्यूएबल एनर्जी को स्केल करें, वो तभी पॉसिबल है एक लार्ज स्केल पे इंडिया में, जबकि हम लोकल टेक्नोलॉजीज डेवलप करें, लोकल प्रोडक्ट्स को यहीं बनाएं और यहीं यूज करें और एक्सपोर्ट करें पॉसिबल। अक्षय, आपकी वेबसाइट पर मैं देख पा रही हूँ टू व्हीलर्स हैं, रैपिड ई व्हीकल्स की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। जो बैटरी चार्जिंग की बात है उसमें लिखा हुआ है कि 15 मिनट में आप चार्ज कर सकते हैं और 70 किलोमीटर तक का सफ़र जो है तय कर सकते हैं। देखिए, ई व्हीकल्स को सरकार भी बढ़ावा दे रही है और हम सब जानते हैं कि कैसे पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते हुए दाम हैं वो एक तरफ पॉकेट पर हैवी हो रहे हैं, दूसरा एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इन सब के उलट जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ई व्हीकल इंडस्ट्री को, ई व्हीकल सेक्टर को, वो फिलहाल देश में नहीं है। ऐसे में आप जो इस बैटरी की बात कर रहे हैं, अगर मुझे समझा सके कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे ये एक इंडिया के लिए एक फेवरेबल स्टेट जो है वो क्रिएट कर सकती है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर में अभी जितनी भी बैटरीज मार्केट में अवेलेबल हैं हमारे अलावा, वो सारी बैटरीज जस्ट चाइना से मंगाई जा रही हैं। मोस्टली 99% बैटरी जो चाइना से आज की डेट में इंपोर्ट की जा रही हैं। और उसमें क्या है कि ये सेम बैटरी जब यूएस में, यूरोप में या चाइना में यूज होती हैं तब ये 4 साल चल जाएंगी उस तरह के एप्लीकेशन पे। बट हिंदुस्तान में क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, व्हीकल प्लेटफॉर्म बहुत डिफरेंट है, और जो स्ट्रेस होता है व्हीकल के ऊपर ओवरलोडिंग की वजह से, और जो भी हमारी रोज की रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी वजह से ये बैटरी 2 साल भी नहीं चल पा रही है ऑन ग्राउंड। तो हो क्या रहा है कि इंसेंटिव्स दिए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वो सिर्फ अपफ्रंट बैटरी के लिए तो दिए गए हैं। तो लोगों ने व्हीकल खरीद लिया, अब लेकिन उस पर इनिशियली इंसेंटिव मिल गया, बट उसको किसी ने ये नहीं बताया कि भाई ये 2 साल में खराब हो जाएगी, तो उसके बाद तुम्हें फिर से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन 50% 60% जो आपका इनिशियल आपने कॉस्ट दिया था वो दोबारा देना पड़ेगा। और तब एक्चुअल दिक्कत आनी शुरू होगी, और वो ऑलरेडी हो रहा है। जिन लोगों ने पिछले 2 साल पहले या 2.5 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे हैं, वो आज की डेट में चैलेंज फेस कर रहे हैं कि ये बैटरी तो खराब हो गई, अब मुझे दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर मैं आज दोबारा इन्वेस्ट करता हूँ फिर 2 साल बाद दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जो ये बैटरीज हैं, ये हमारे जो अब बाहर से आ रही हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में और हमारे टाइप के व्हीकल प्लेटफॉर्म्स में कारगर हो ही नहीं पा रही हैं। और स्पेशली जबकि आप इन्हें फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, 2 व्हीलर 3 व्हीलर पे इनमें आप यूज करना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे फेल हो रही हैं ये बैटरीज। और इसीलिए जरूरी है कि हम अपने लिए अपने टाइप की बैटरीज बनाएं जो कि यहाँ कारगर हो। यहाँ कारगर हो, ठीक है। एक बड़ा चैलेंज जो बहुत सारे लोग समझते हैं अक्षय, वो ये भी है डिस्पोजिंग ऑफ दीज बैटरीज। हम सबको पता है कि किस तरह का असर एक बार फिर ये एनवायरनमेंट को करता है। आप कैसे इन्हें डिस्पोज करें, वो एक सही तरीका जो है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अभी भी वो नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल, तो वही ध्यान में रखते हुए हमने 2 चीजें करी हैं। एक तो हमारी बैटरी किसी भी नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी से कम 9 से 10 गुना ज्यादा चलती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी एक बैटरी की लाइफ में आपने दूसरी बैटरी की 9 या 10 बैटरियां यूज कर ली होंगी, तो आप इमेजिन करिए कितना ज्यादा वेस्ट जनरेट किया है आपने रिसाइकलिंग के लिए। तो पहला स्टेप तो हमने वो लिया है कि आप लाइफ ही इतनी बढ़ा दो कि जितनी बार आपको रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी वो ही कम हो जाए। और उसके बाद जिस तरह की बैटरीज हम यूज कर रहे हैं वो बहुत सेफ हैं। चाहे आप उन बैटरीज को काट दीजिए, चाहे आप उन बैटरीज को आग में डाल दीजिए फॉर दैट मैटर, लेकिन उसमें कोई एक्सप्लोजन, कोई फायर रिस्क नहीं है। तो इससे एक तो जब आप उन्हें यूज कर रहे हैं आपकी सेफ्टी एश्योर्ड है, और साथ ही साथ जब आप उन्हें रिसाइकलिंग के लिए ले जा रहे हैं, रिसाइकिल करना बहुत आसान है। क्योंकि नॉर्मल बैटरीज को अगर आप काटेंगे तो उसमें तो एकदम से आग लग जाएगी या वो फट जाएगी, और अगर वो होगा तो आपको बहुत ही एक
कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको रिसाइकलिंग के लिए खोलना पड़ेगा। जबकि हमारी बैटरीज को अगर आप काट भी देंगे तो ना उसमें आग लगेगी ना वो फटेगी। ठीक है। एक और प्रोडक्ट जो आपकी वेबसाइट पर मुझे दिख रहा है वो है कोरोना अवन। इसके बारे में जरा बताइए। पिछले 2 साल में जिंदगी तो बहुत बदल गई है, आपका बिजनेस भी बहुत बदल गया होगा, चैलेंजेस भी आए होंगे, अपॉर्चुनिटीज भी रही होंगी। ऐसे में कोरोना अवन क्या है? तो देखिए, जब मार्च 2020 में लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो हमारी टीम जो है बहुत ही एक इनोवेटिव टीम है, जो जिससे रुका नहीं जाता है कि नए नए प्रोडक्ट्स बनाएं। और हमने देखा कि हिंदुस्तान को और दुनिया को जो है सैनिटाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। तो क्या ऐसी एक स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग टीम के लिए क्या ये अच्छा है कि हम घर बैठे हैं और इंतजार करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि या फिर हम कुछ इनोवेट करके कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें इस फाइट को। तो उस आइडिया से, उस मिशन से हम इसमें गए और हमने 15 दिन के अंदर अंदर आइडिया से लेके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने से लेके प्रोडक्ट डिस्पैच तक 15 दिन के अंदर एग्जीक्यूट किया। और इन प्रोडक्ट ये एक सैनिटाइजेशन बॉक्स था जिसको हमने डेवलप किया, और ना ही केवल इंडिया में, इंडिया के सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में, पुलिस डिपार्टमेंट्स में, एयरपोर्ट्स पे हमने लगाया, बल्कि बाहर साउथ अफ्रीका में, यूके में, फ्रांस में, साउथ ईस्ट एशिया में हमने इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी किया है। तो ये आइडिया था कि क्या हम अपनी टीम्स को घर पे रख के फिर वेट करें कि हम ये इस क्राइसिस से निकल जाएंगे, या क्या हम इसकी तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इस उसमें मैं टीम को पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा कि जिस स्पीड से हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए और उस समय हॉस्पिटल्स में पहुंचा पाए और घर पे भी लोगों को दे पाए यूज करने के लिए, वो बिल्कुल फिनोमिनल है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। और अच्छा लगता है क्योंकि मेड इन इंडिया में हम आप जैसे युवाओं को जब फीचर करते हैं तो देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान देते हैं, तो हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। मेरी पूरी ही टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो मेड इन इंडिया के आज के एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।